गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, ये आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है एजुकेशन 3 सब्जेक्ट की, जिसमें कि आज आप जानने वाले हैं प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कवर करेंगे आदर्शवाद को, यानी आइडियलिज्म को। ठीक है गाइज, ये आपकी क्लास नंबर 9th है। इससे पहले की 8 क्लासेस अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको आगे समझ आएगा। अगर आपने उनको मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है, यानी किसे कहते हैं आदर्शवाद। ठीक है, फिर आदर्शवाद की परिभाषा जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात हम जानेंगे कि आदर्शवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और चौथे नंबर पर यानी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आदर्शवाद का आधार। और सबसे बाद में हम आपको देंगे 2 क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से पूरे माइंडसेट के तो बिल्कुल फोकस के साथ बैठिए। ठीक है, आप बहुत इजीली उनके आंसर दे पाएंगे अगर आप क्लास को अच्छे से लेंगे। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी हम काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी कल या परसों से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपके लिए जो मैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें कि आपको 2-3 घंटे में ही पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उन्हीं को इंक्लूड करके आपका कराया जाएगा। तो आपका रेस्पॉन्स उसके लिए देखा जाएगा कि आप कितना रेस्पॉन्स देते हैं, कितना अधिक वीडियो को शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्लासेस रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द से लिया गया है। आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अंतिम वास्तविकता या फिर विचारवाद। क्या अर्थ होता है आइडियलिज्म का? विचारवाद या फिर अंतिम वास्तविकता। समझ आया आपको? क्या लिखेंगे अगर आपसे पूछा गया कि आदर्शवाद का क्या अर्थ है, तो आपको बताना होगा कि आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द से लिया गया है, और इसको जो है प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार इसका अर्थ होता है अंतिम वास्तविकता या फिर विचारवाद। आप इतना कर पाएंगे? बहुत इजीली कर पाएंगे, मैं जानती हूँ। आगे चलते हैं। विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं, यानी अगर आपसे प्रत्ययवाद करके क्वेश्चन पूछा जाए, आदर्शवाद करके क्वेश्चन पूछा जाए या विचारवाद करके क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको तीनों में सेम बताना है। ठीक है, कैसे भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन, आंसर आपका वही रहेगा। प्लेटो का कहना है कि समस्त संसार नष्ट हो जाएगा, परंतु एक विचार है जो सदैव जीवित रहता है। ठीक है, यानी विचार ऐसा होता है जो सदैव जीवित रहता है। मनुष्य हो या जानवर हो, सभी एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो विचार उनके द्वारा प्रकट किए गए हैं वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, इसी आदर्शवाद को भारतीय दर्शन में इस तरह परिभाषित किया गया है, यानी दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस तरीके से क्या है, भारतीय इतिहास में इसको प्रदर्शित किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या लिखा है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या मतलब होता है इसका, चलिए देखते हैं। अर्थात जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए उसे दर्शन कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों का विश्वास है कि यह संसार नश्वर है और मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है और परिवर्तनशीलता है, जबकि सत्य वास्तविक है और शाश्वत है और सदैव रहने वाला होता है।
तो ये बात थी पूरी इसके अर्थ की, यानी अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। आपको 2 नंबर के हिसाब से आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो उठा सकते हैं। और इसकी अगर आपके नोट्स की बात करें तो आपको मैं टाइम लगते ही टेलीग्राम पर जो है इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम फर्स्ट सेमेस्टर के करेंगे, जैसे भी आपको लगता है कि एग्जाम होने वाले हैं उसके हिसाब से हम आपको क्लासेस देंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसके भी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी जिससे आप रिवाइज कर पाएँ, ठीक है गाइज। तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ समझने में, और नोट्स की चिंता आप मत करिएगा। आगे देखते हैं आदर्शवाद की परिभाषा, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जाननी, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है। तो पहले देखते हैं गुड़ महोदय के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि पारलौकिक सार्वभौमिक तत्वों, आकारों या विचारों में वास्तविकता निहित है और ये ही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचारों तथा इंद्रिय अनुभवों में निहित होते हैं, जो विचारों की प्रतिछाया के अनुरूप समान होते हैं। ये बात कही है गुड़ महोदय ने, ठीक है दोस्तों। आपको मैं 2-3 डेफिनेशंस बताऊंगी, परिभाषा बताऊंगी, जो आपको अच्छी लगे उसको एक को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको वही लिखनी है। फिर आगे बात करते हैं रोजन महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आदर्शवाद की परिभाषा दे रही है सब अपने अपने विचारों के अनुसार। अब बात करते हैं हॉर्न के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि आदर्शवादियों का सार है ब्रह्मांड, बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। ये बात कही है हॉर्न महोदय के अनुसार। अब लास्ट में बात करते हैं हेंडरसन। इन्होंने क्या कहा है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। आदर्शवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इसकी डेफिनेशन। सबसे अच्छी परिभाषा जो है हमें भी इसी की लगी, हेंडरसन की। इन्होंने एक बार और रिपीट करते हैं क्या कहा। इन्होंने कहा कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मानव और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आदर्शवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। तो ये बात की हमने परिभाषा की। अब इसके बाद हम बात करेंगे आदर्शवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, तो सृष्टि में दूसरे जीवधारियों से हमें पृथक किया है हमारे मस्तिष्क ने। अब आपको आइडियलिज्म का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। क्या कहा है कि सभी जीवधारियों से डिफरेंट किसे माना जाता है, मनुष्य को। किस वजह से, उसके दिमाग की वजह से, उसके मस्तिष्क की वजह से। हमारे विचार विमर्श, सोचने समझने सूझबूझ की शक्ति ने क्या है, सबसे अलग बनाया है इंसान को। इसी मस्तिष्क के कारण हमें भाषा, विचार या तर्क करने की ताकत आई है, और विचारकों के जिस वर्ग ने मस्तिष्क को महत्व देते हुए विचार करने की प्रक्रिया में अपना ज़्यादा विश्वास दिखाया है वह विचारवादी कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी प्रक्रिया हुई है। विचारवादी किसे कहते हैं, जिसने क्या किया है, मानव को क्या है, विचार करने की प्रक्रिया में ज़्यादा विश्वास दिखाया है, उन्हें ही विचारवादी या आदर्शवादी कहते हैं। क्लियर हुआ। और इस विचारधारा को आदर्शवाद कहा गया है। आदर्शवादी जीवन की एक बहुत पुरानी विचारधारा कही जाती है। जब से मनुष्य ने विचार एवं चिंतन शुरू किया तब से ही वह दर्शन है। समझ आया आपको। तो इस तरीके से इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब चलते हैं और आगे हम जानेंगे आदर्शवाद का
आधार क्या है। तो इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? सबसे पहले जानेंगे आदर्शवाद का आधार विचार। ठीक है, आदर्शवाद का आधार क्या है? विचार है। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आदर्शवाद का आधार क्या है? आत्मा है। और फिर आदर्शवाद का आधार मानव है और आदर्शवाद का आधार राज्य। किस किस को? विचार, आत्मा, मानव और राज्य। ये सब क्या है? आदर्शवाद के आधार है। इनको एक एक करके किस तरीके से आधार माने जाते हैं ये वो एक्सप्लेन करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आदर्शवाद का आधार विचार। आदर्शवाद का शुद्ध नाम विचारवाद होना चाहिए क्योंकि इसका मुख्य आधार विचार है। जगत की वास्तविकता विचारों पर आश्रित होती है। प्रकृति एवं भौतिक पदार्थ की सत्ता विचारों का कारण है। आदर्शवाद का आधार भौतिक जगत न होकर मानसिक या आध्यात्मिक जगत होता है। विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। वे सार अथवा भौतिक प्रतिरूप है जो जगत को आकार देते हैं। ये मानदंड है जिनसे इंद्रिय अनुभव योग्य वस्तुओं की जांच होती है। तो इस तरीके से बात कही गई है कि विचार जो है वो सबसे मुख्य होते हैं आदर्शवाद में। ठीक है, मुख्य आधार माना जाता है किसको? विचार को। क्लियर हुआ आपको? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात हमने की थी, आदर्शवाद का आधार क्या होता है? आत्मा होती है। कैसे? उसकी बात करते हैं। एक दूसरा आधार आंतरिक जगत है। एक तो हमने बात की मानसिक जगत की और दूसरा आंतरिक जगत, ठीक है, जिसमें हमारी आत्मा आती है, जिसे आत्मा या मन कहते हैं। इसी के कारण विचार प्राप्त होते हैं और उन विचारों को वास्तविकता मिलती है। जगत का आधार मनस है, यानी मन है। यह यांत्रिक नहीं है। जीवन हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों में नहीं बिता सकते हैं, घटा सकते हैं। यह मानस पर आधारित है। पदार्थ को मानस का प्राकृतिक बाहरी रूप माना जाता है। आदर्शवाद का आधार तर्क व बुद्धि और आदर्शवाद का तात्पर्य आधार तर्क एवं बुद्धि कहा जाता है। इस संबंध में प्लेटो एवं सुकरात के विचार एक तरह से दोनों के एक जैसे माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य में ही तर्क की शक्ति है और तर्क द्वारा ही विचार प्राप्त या विचार प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। किस किसने? सुकरात एवं प्लेटो महोदय ने। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें बात की गई है कि आदर्शवाद का आधार तो मानव है। इससे पहले हमने जाना आदर्शवाद का आधार विचार है, आत्मा है। अब बात करेंगे कि आदर्शवाद का आधार तो मानव भी है। कैसे है? आदर्शवाद का चौथा आधार मानव को माना जाता है। आत्मा उचाश्य एवं विचार तर्क और बुद्धि से युक्त होती है। मानव वह प्राणी है जिसमें अनुभव करने, उन्हें धारण करने और उन्हें उपयोग करने की विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है। मानव सभी प्राणियों व पशुओं में सर्वश्रेष्ठ इसी कारण गिना जाता है क्योंकि महान अनुभव करता है और उसे गौरव एवं आधार दिया जाता है और अन्य सभी कार्यों पर उसका आधिपत्य होता है। मनुष्य में जो आत्मा होती है वास्तव में विभिन्न शक्तियाँ जो है उसमें निहित होती है। उसी में तर्क, बुद्धि, मूल्य, नैतिक धर्म ये सभी सत्ताएं होती है। किसके अंदर? मानव के अंदर। यानी सबसे पहले बात की गई विचार के बारे में, फिर आत्मा के, फिर बात की गई कि विचार और आत्मा ये दोनों तो मानव के अंदर है, तो इसीलिए मानव भी क्या है? आदर्शवाद का आधार माना जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आदर्शवाद का आधार राज्य है। वो कैसे? आदर्शवाद का पांचवा आधार हेगले ने राज्य को माना है। हेगले कौन है? ये एक आदर्शवादी हुए हैं, उनका नाम है। इस संबंध में कर्निंघम का विचार है कि हेगले के लिए राज्य महान आत्मा का संसार में सर्वोच्च प्रकाशन है जिसका समय के द्वारा विकास सबसे बड़ा आदर्श है। राज्य दैवी विचार है इस पृथ्वी पर जिसका अस्तित्व है। इससे यह ज्ञात होता है कि राज्य की संकल्पना आदर्शवादी आधार के कारण ही हुई है। यानी राज्य भी किस वजह से बनाए गए हैं? आदर्शवादी विचार के कारण ही बनाए गए हैं। तो ये पूरी बात थी, ये
4 भागों में इसको विभाजित किया गया था आधार को। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास में आपका टाइम होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या अंग्रेजी के किस शब्द से आदर्शवाद को लिया गया है। याद आ गया आपको? एकदम जानती हूँ मैं, याद आ गया आपको, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद की उत्पत्ति किसके सिद्धांत से मानी जाती है। याद किया आपने, सबसे शुरुआत में हमने इसके बारे में बात की है। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है या किसके सिद्धांत से मानी जाती है, ये आपको बताना है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना, और अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर करें और अपने सभी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।